हेलो ट्रेनिज, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई अच्छी प्रकार से चल रही होगी। आज मैं आप लोगों के लिए थर्ड सेमेस्टर के लिए डीसी जनरेटर के एमसीक्यू लेकर के आया हूँ। एमसीक्यू यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जो आप लोगों के एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, डीसी जनरेटर में एक्स ग्रुप में चिन्हित भाग का क्या नाम है? यानी कि ये जो आपको दिख रहा है इसको बोला जाता है आपको फुल असेंबली ऑफ कम्यूटेटर, यानी कंप्यूटेटर का पूरी तरह से असेंबली। तो ये उसका आपको डायग्राम दे रखा है और इसमें पूछ रहा है जो आप लोगों को ये ऐसे दिख रहा है इसको क्या बोला जाता है। तो इसको आप लोग याद रखना, इसको बोला जाता है, जो ये एक्स दिखा रखा है इसको बोला जाता है कम्यूटेटराइजर। इसको कम्यूटेटराइजर बोला जाता है। स्पेलिंग आप लोग ध्यान से देखिएगा, कम्यूटेटराइजर। ठीक है, वैसे ही जैसे ये पूछा है एग्जाम में, आप लोग से पूछ सकते हैं कि इसको क्या बोला जाता है। तो इसको बोला जाता है इंड कैप, ENDCAP, इंड कैप। वैसे ये पूछ सकता है कि इसको क्या बोला जाता है। तो इसको बोला जाता है इंसुलेटेड कॉपर सेगमेंट, इसको बोला जाता है। ठीक है, तो आप लोग से इसको पूछा गया तो इसका सही आंसर होता है कम्यूटेटराइजर, यानी कि यहाँ पे आप देखेंगे इसका जो ऑप्शन सी है कम्यूटेटराइजर, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, व्हाट इज द नेम ऑफ डीसी जनरेटर, यानी कि आप जो चित्र में देख रहे हैं इस डीसी जनरेटर का क्या नाम है। तो आप लोग देख सकते हैं ये जो आर्मेचर है इसके पैरेलल में एक आपका वाइंडिंग लगा हुआ है, शंट वाइंडिंग। और ये शंट वाइंडिंग क्या है, लॉन्ग है, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक है। तो इसको बोला जाता है आपका डिफरेंशियल लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर। वैसे ही अगर आपका ये शॉर्ट होगा, यानी कि ये जो है आपका यहाँ न जाके यहाँ आएगा, यानी कि ये जो आपको सिरा दिख रहा है यहाँ आ रहा है, ये जो सिरा है वो आपका यहाँ न जा कर के यहाँ पे आ जाएगा। तो इसको आप लोग बोलेंगे डिफरेंशियल शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर। इसमें आप लोग याद रखेंगे, जब ये जो है आपका यहाँ पे आ रहा है तो इसको आप लॉन्ग बोलेंगे, लेकिन ये जो है आपका यहाँ आएगा तो आप इसको शॉर्ट बोलेंगे। तो इसमें आप लोग का कौन सा हो जाएगा, इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डिफरेंशियल लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर, यानी कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा। जैसे तीसरा प्रश्न है, डीसी जनरेटर में प्रेरित ईएमएफ की दिशा ज्ञात करने के लिए किसका नियम का उपयोग किया जाता है। देखिए, डीसी जनरेटर में ईएमएफ का दिशा ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग के नियम का प्रयोग किया जाता है। फ्लेमिंग के किस हाथ का, दाएं का या बाएं का। तो इसको आप एक ट्रिक से याद रखेंगे। जैसे आप में पूछा है जनरेटर के लिए, तो जनरेटर आप लोग स्टार्ट करने जाते हो तो आप लोग किस हाथ से स्टार्ट करते हो। मुझे लगता है 90% से अधिक होंगे या फिर 99% होंगे जो है जनरेटर को दाहिने हाथ से स्टार्ट करते होंगे। तो आप जनरेटर को दाहिने हाथ से स्टार्ट करोगे तो यहाँ पे आपका दाहिने हाथ का नियम लागू होगा, यानी फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम। तो ऑप्शन ए नहीं होगा। ऑप्शन बी, हथेली का नियम दे रखा है तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि हथेली का नियम यहाँ पर नहीं लगता है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम ये भी नहीं होगा, यानी कि एक ही ऑप्शन बच जाता है, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी देख लेते हैं क्या है। देखिए, हाँ ऑप्शन डी है, फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम, यानी कि ये आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, विच फार्मूला इज यूज टू कैलकुलेट द जनरेट ईएमएफ ऑफ डीसी जनरेटर, यानी डीसी जनरेटर में जो ईएमएफ जनरेट किया जाता है उसको कैलकुलेट करने के लिए किस फार्मूले का प्रयोग किया जाता है। तो उसके लिए प्रयोग किया जाता है E = 5PNZ डिवाइडेड बाई 60A, यानी कि 5PNZ/60 है। इस फार्मूले का आपका प्रयोग किया जाता है, जिसमें अगर आपका लैप वाइंडिंग हुआ तो आपका ए जो है वो पी के बराबर होता है, जबकि अगर आपका वेव वाइंडिंग होगा तो ए जो है वो 2 होता है। ये तो आप लोगों को पता होगा। तो यहाँ पे आप लोगों को पता चल गया कि यहाँ पे ईएमएफ का सूत्र पूछा है, तो ईएमएफ का सूत्र होता है 5PNZ/60A, यानी कि ऑप्शन से आप देखें तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। यहाँ पे आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। जैसे पांचवा प्रश्न देखा जाए, ईएमएफ की गणना करने के लिए सूत्र क्या है। कौन सा ईएमएफ दिया है, बैक ईएमएफ दिया है। बैक ईएमएफ का कैलकुलेट करना है डीसी मोटर में। तो बैक ईएमएफ जो होता है वो आपका होता है
जब आप उसमें इनपुट देते हैं माइनस में, आपका आर्मेचर करंट इंटू आर्मेचर रेजिस्टेंस, यानी कि आपका बैक ईएमएफ होता है वोल्टेज इंटू आर्मेचर करंट इंटू आर्मेचर रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे आप देखेंगे ऑप्शन सी, यहाँ पे जो ईबी है, यहाँ पे ईबी को ऐसे लिखा जाता है, यहाँ पे ईबी ऐसे लिखा हुआ है, तो इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। ईबी आपका ऐसे लिखा जाता है, यहाँ पे आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऐसे ही प्रश्न 6 है, डीसी जनरेटर में एक्स ग्रुप में चिन्हित भाग का क्या नाम है। देखिए ये जो है इसमें पूछ रहा है इसका क्या नाम है। तो सबसे पहले जान लेते हैं इस पूरे को क्या बोलते हैं। तो इस पूरे को बोला जाता है फील्ड पोल, और इसको पूछा गया है ये क्या होता है, तो ये आपका कहलाता है लेमिनेटेड पोल शू। इसको जो है आप पूछा गया है ये हिस्सा, इसको बोला जाता है लेमिनेटेड पोल शू। और जो ये आपके यहाँ पे छेद देख रहे हैं हल्के हल्के, इसको बोला जाता है राइवेट्स। और ये जो पूछा गया है ये, इसको बोला जाता है सॉलिड पोल कोर। ये आप लोग को मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोग से एग्जाम में कहीं से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। ऐसा नहीं है कि इसमें आपका केवल ये पूछा गया है तो आपका यही एग्जाम में आएगा, आप एग्जाम में आपसे ये भी पूछ सकता है। वैसे यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे दो आपके स्क्रू लगे हैं, तो इनको स्क्रू को स्क्रू ही बोला जाता है। अब बात करते हैं फील्ड पोल का कार्य क्या होता है। जब ये फील्ड पोल की बात हो रही तो मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, फील्ड पोल जो है वो मुख्य पोल के रूप में लगाया जाता है। जो यानी कि फील्ड पोल जो बॉडी होता है यानी कि योक होता है, उसके अंदर ये मुख्य पोल के रूप में लगाया जाता है। और ये जो क्या करता है फील्ड वाइंडिंग को इसके अंदर ही लगा दिया जाता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका आंसर, यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा क्या पूछा गया है इसमें, एक्स ग्रुप में चिन्हित भाग का क्या नाम है। तो एक्स ग्रुप में चिन्हित भाग का नाम हो जाएगा आपका पोल शू। व्हाट इज द नेम ऑफ डीसी जनरेटर, इस डीसी जनरेटर का क्या नाम है। देखिए ये तो बहुत ही आसान है, यहाँ पे आप लोग देख रहा होगा एक डीसी सोर्स है, और डीसी सोर्स का प्रयोग क्या लिए किया जा रहा है, इसको एक्साइटेड करने के लिए, यानी कि फील्ड वाइंडिंग को बाहरी स्रोत से सप्लाई दे करके एक्साइट किया जा रहा है। तो इसको क्या बोला जाता है, इसको आप लोग को बोला जाता है सेपरेटरी एक्साइटेड जनरेटर, यानी कि अलग से उत्तेजित जनरेटर, जिसको अलग से आप डीसी सोर्स द्वारा आप फील्ड वाइंडिंग को एक्साइटेड करते हैं, उसको बोला जाता है सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर। इसमें हमको मुझे नहीं लगता है किसी को कोई प्रॉब्लम होगी। यहाँ पर सीधे सीधे आपको डीसी सोर्स दिख रहा है और यहाँ पे आपको फील्ड वाइंडिंग को एक्साइटेड करते हुए दिख रहा है, तो आपको सिंपली आप इसका आंसर बता सकते हैं। ऐसे ही 8वां प्रश्न है, जनरेटर द्वारा किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। तो जनरेटर द्वारा देखिए पहले आप जनरेटर का जब ब्लॉक डायग्राम बनाएंगे, ये जनरेटर हो गया, ये मैं फिर बना रहा हूँ। तो यहाँ पे आप कौन सी ऊर्जा देंगे, यहाँ पे आप यांत्रिक ऊर्जा देते हैं यानी कि मैकेनिकल एनर्जी देते हैं, तो आउटपुट में आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलता है। यानी ब्लॉक डायग्राम से पता चल रहा होगा कि इनपुट में आपका मैकेनिकल एनर्जी होता है यानी कि यांत्रिक ऊर्जा, आउटपुट में आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता है यानी कि विद्युत ऊर्जा। तो किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, यानी कि जो आप सप्लाई देते हैं वही तो आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी में परिवर्तित होता है, तो आप जो सप्लाई देंगे वही पूछा जा रहा है, तो वो आपका हो जाएगा यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी यानी कि यांत्रिक ऊर्जा। वैसे ही 9वां प्रश्न है, व्हाट इज द नेम ऑफ ए डीसी जनरेटर फील्ड, इस डीसी जनरेटर फील्ड का क्या नाम है। तो इसको बोला जाता है कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर यानी संचयी यौगिक जनरेटर, इसको बोला जाता है। 10वां प्रश्न है, डीसी जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो डीसी जनरेटर जो है वो फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरक के नियम पर कार्य करता है। फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरक का नियम क्या होता है, वो नियम ये कहता है कि अगर कोई धारावाही चालक है, इस चालक को किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दिया जाए और इस धारावाही चालक को अगर हम घुमाएं तो यहाँ पे ईएमएफ जनरेट हो जाता है। इसी को बोला जाता है फैराडे का विद्युत चुम्बकीय नियम
ये आपका चुंबकीय क्षेत्र, इस चुंबकीय क्षेत्र में इस चालक को रखा गया है और जब इस चालक को आप घुमाएंगे तो चुंबकीय क्षेत्र को काटेगा, जिसकी वजह से इसमें ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगा। यही इसी सिद्धांत पर आपका डीसी जनरेटर कार्य करता है। तो इसमें आप लोग देख लीजिए, कॉर्क का स्क्रू नियम नहीं, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम नहीं, ये भी। फिर ऑप्शन सी देख लिया जाए, ऑप्शन सी है फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम नहीं, ये भी नहीं। फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरक नियम, तो हाँ ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। 11वां प्रश्न है, व्हाट इज द फार्मूला ऑफ डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ, यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होगा अगर आपका जो प्रेरित ईएमएफ जो है वो डायनेमिकली है, यानी कि गतिशील है। तो उसके लिए होता है आपका BLV इंटू साइन थीटा, ये आपका फार्मूला होता है। यही फार्मूला आपसे पूछा गया है, तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, BLV साइन थीटा। से 12वां प्रश्न है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का प्रयोग किया जाता है। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए आपका फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग किया जाता है। तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम क्या होता है, देखिए जैसे कि आपका अंगूठा हो गया, ऐसा आप लोग समझिएगा। तो अगर ये आपकी मोशन यानी गति की दिशा है, ये आपके फील्ड की दिशा है, तो ये आपकी करंट की दिशा होगी। ये आपका फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम होता है। तो उसमें क्या पूछा है, उसमें पूछा गया आपके फील्ड को किस नियम के द्वारा जाना जाता है। तो आप देखिए फील्ड को फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम द्वारा आप पता कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। वैसे 13वां प्रश्न है, डीसी जनरेटर के भाग का क्या नाम है, यानी कि ये जो है इसको पूछा जा रहा है कि इसका आपका क्या नाम है। तो इसको देखिए, इसको बोला जाता है बॉडी या फिर योक, ठीक है, इसको बॉडी या योक बोला जाता है। अब इसके हर एक पार्ट की बात कर लेते हैं। तो ये जो आपको दिख रहा है इसको बोला जाता है टर्मिनल बॉक्स, यहाँ पर आपके टर्मिनल्स लगाए जाते हैं, इसको बोला जाता है टर्मिनल बॉक्स। इसको जो आप ये देख सकते हैं, इससे पकड़ के आपके मशीन को उठाया जाता है, तो इसको बोला जाता है लिफ्टिंग आई। इसको मशीन को उठाने के लिए या फिर सिक्कर से बांधने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, इसको बोला जाता है लिफ्टिंग आई। अब देखिए ये जो नीचे का आपके ये वाले हिस्से देख रहे हैं, यानी कि ये पूरा, इसको बोला जाता है फीट यानी कि हिंदी में इसको बोला जाता है पैर। और जो आपको ये वाला हिस्सा दिख रहा है, ये वाला, इसको बोला जाता है सीम वाइंडिंग। तो इसमें पूछा गया है कि इस डीसी जनरेटर को क्या बोला जाता है, इस भाग को क्या बोला जाता है। तो इसको बोला जाता है योक या फिर फ्रेम, इसी को फ्रेम भी बोला जाता है। अब 14वां प्रश्न है, हाउ मेनी पैरेलल पाथ इन डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग ऑफ ए 4 पोल डीसी जनरेटर। एक 4 पोल का डीसी जनरेटर है, उसमें कितने पैरेलल पाथ होंगे और डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग है उसमें। तो देखिए पहले देखिए आपका लैप वाइंडिंग है। लैप वाइंडिंग में आप जानते हैं ए इक्वल पी होता है। तो पी आपका दे रखा है 4, तो आपका ए भी हो जाएगा 4, यानी कि यहाँ से आपको पता चल गया ए बराबर आपका 4 है। और आपका डुप्लेक्स है तो आप 2 से पूरा कर देंगे, यानी कि 8 आपके पैरेलल पाथ हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा। 15वां प्रश्न है, डीसी जनरेटर के भाग का नाम बताइए। तो इसको बोला जाता है लेमिनेटेड कोर या फिर आर्मेचर कोर। इसके 2 नाम होते हैं, लेमिनेटेड कोर या फिर इसी को बोला जाता है आर्मेचर कोर। दोनों इसी का नाम है, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। तो ये तो इसको पूरे का नाम हो गया। अब मैं इसके एक एक पार्ट्स का नाम बता दे रहा हूँ, ताकि अगर एग्जाम में आपसे वो भी पूछा जाए तो अभी आप लोग बता सकें। देखिए ये जो खांचे कटे हुए हैं जो अंदर की तरफ है उसको बोला जाता है स्लॉट, और जो उभरा हुआ है जो ऊपर की तरफ है उसको बोला जाता है तीत यानी कि दांत। और जो आपको ये छोटे छोटे छिद्र दिख रहे हैं यानी कि डक्ट्स दिख रहे हैं, इनको बोला जाता है एयर डक्ट्स। इनका प्रयोग इसलिए किया जाता है ताकि इनमें से हवा आपका गुजर सके। तो आप लोगों से पूछा गया है डीसी जनरेटर के भाग का नाम होता है, यानी कि इसके पूरे का नाम पूछा गया है। तो इसको बोला जाता है आर्मेचर कोर या फिर लेमिनेशन कोर। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, आर्मेचर कोर लेमिनेशन, ठीक है। 16वां प्रश्न है, डीसी जनरेटर में इंटरपोल कैसे जुड़ा होता है।
तो ये तो बहुत ही आसान सा प्रश्न है। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, आप लोगों को पता होगा, डीसी जनरेटर में जो इंटरपोल होते हैं वो हमेशा आर्मेचर के साथ श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं, आर्मेचर के साथ श्रेणी क्रम में। जो हमेशा आर्मेचर के साथ श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 17वां प्रश्न है, व्हाट इज द नेसेसिटी ऑफ रेसिडुअल मैग्नेटिज्म इन ए सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर। यानी कि एक सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर है, उसमें आपका रेसिडुअल मैग्नेटिज्म यानी कि अवशिष्ट चुंबकत्व का क्या ज़रूरत है। तो इसका प्रयोग इसलिए पड़ता है ताकि आप वोल्टेज का जनरेटर जो है वो निर्माण कर सके। अगर आपका जो है अवशिष्ट चुंबकत्व खत्म हो जाता है तो जनरेटर जो है वो वोल्टेज का निर्माण नहीं कर पाता है। तो इसलिए आपका वोल्टेज निर्माण के लिए इसका अवशिष्ट चुंबकत्व की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ये तब है जब ये सेल्फ एक्साइटेड है। अगर ये सेल्फ एक्साइटेड ना होता और इसको बाहर से एक्साइटेड किया जाता तो यहाँ पे आपके अवशिष्ट चुंबकत्व की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि उसको बाहर से आप एक्साइटेड कर सकते हैं। 18वां प्रश्न है, डीसी मशीन में कौन से दो बिंदु हैं जो ब्रश संपर्क प्रतिरोध को मापते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं अगर आपको प्रतिरोध मापना है तो किसी दो पॉइंट के बीच मापेंगे, यानी कि दो बिंदुओं के बीच मापेंगे। तो यही पूछ रहे हो कौन से दो पॉइंट होंगे जिसकी मदद से आप ब्रश कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस को मेजर करते हैं। देखिए, ब्रश कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए आपको आपका जो ब्रश होता है, ब्रश और कम्यूटेटर, इन दोनों पॉइंटों के बीच आप जो है रेजिस्टेंस को मापते हैं। तो उस रेजिस्टेंस को आपका बोला जाता है ब्रश कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस। तो यानी कि आपका ब्रश और कम्यूटेटर इन दोनों के बीच आपको रेजिस्टेंस मापना है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन ए रेजिस्टेंस बिटवीन द अपोजिट ब्रशेज, यानी कि एक दूसरे के विपरीत ब्रश में नहीं। ब्रश और कम्यूटेटर राइजर के बीच प्रतिरोध, देखिए यहाँ पर कम्यूटेटर राइजर दे दिया है तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। ब्रश और कम्यूटेटर के बीच प्रतिरोध, तो ये आपका सही हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। 19वां प्रश्न है, विच वोल्टेज ड्रॉप इज इंडिकेटेड इन द पोर्शन मार्क्ड एज एक्स। तो देखिए एक्स कहाँ दे रखा है, एक्स पूछ रखा है कि एक्स को, यानी कि ये एक्स दे रखा है तो इसको किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए ये जो इस एक्सिस पे दे रखा है इसको बोला जाता है वोल्टेज लॉस, यानी कि इस पे जो होगा आपका वो आपका वोल्टेज लॉस हो रहा होगा। और ये जो है इसको बोला जाता है टर्मिनल वोल्टेज, जो इस पे दे रखा है, और इस पे जो दे रखा है उसको बोला जाता है लोड करंट। और ये किसकी स्थिति में होता है, ये नो लोड की स्थिति में आपका दिया गया होता है, नो लोड की स्थिति में आपका डीसी जनरेटर का। तो पूछा गया है कि जो एक्स के रूप में दिया गया है उसको क्या बोला जाता है। तो जो एक्स के रूप में दिया गया है उसको आपको आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप बोलते हैं, यानी कि यहाँ पे आपका ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। इसमें आप लोग ध्यान रखिए, कई बार वो वहाँ पर ना पूछ करके यहाँ पे एक लाइन खींच देता है और इसको पूछता है कि इसको क्या बोलते हैं। ऐसे एक आपको एक खींच देगा, इसको पूछ देगा कि इसको क्या बोला जाता है। तो इसको बोला जाता है आपका ओहमिक ड्रॉप, याद रखिएगा ओहमिक ड्रॉप। अगर आपको ये पूछ लेता है तो आप लोग ओहमिक ड्रॉप बताएंगे, और ये पूछ लेता है तो आप लोग बताएंगे आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप। ठीक है। अब 20वां प्रश्न है, व्हाट इज द नेम ऑफ द कंपाउंड जनरेटर इफ द शंट फील्ड इज कनेक्टेड इन पैरेलल विथ आर्मेचर। तो ये तो मैं अभी आप लोगों को बताया हूँ कि कंपाउंड जनरेटर का क्या नाम होगा और उसके जो है शंट फील्ड उसके पैरेलल में कनेक्ट कर दिया जाए। तो इसका जो बोला जाता है शॉर्ट शंट कंपाउंड। ये मैंने अभी आप लोगों को एक डायग्राम के अंदर से बताया था, मैं आप लोगों को एक बार फिर दिखा देता हूँ। कहाँ गया है, हाँ ये रहा। देखिए ये जो है आपका लॉन्ग शंट कंपाउंड है, लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर है। तो ये जो है आपका आर्मेचर के पैरेलल में कर रहा है, यानी कि आपका ये यहाँ पे होके यहाँ पे आकर आपका जुट जाएगा। तो यहाँ पे आपका शॉर्ट हो जाएगा, यानी कि ये छोटा हो जाएगा लघु। वही ये यहाँ पे आके तो ये आपका लॉन्ग है। ये मैंने आप लोगों को बता रखा था पहले, यही क्वेश्चन आपसे आगे पूछ लिया गया है। तो मैंने आप लोगों को यहीं पे आप लोगों को इस क्वेश्चन को करा दिया था। चलिए आगे करते हैं। 21वां प्रश्न है,
वाई द आर्मेचर कोर ऑफ ए डीसी जनरेटर इज लेमिनेटेड, यानी कि जो डीसी जनरेटर में जो आपके कोर होते हैं उनको लेमिनेट क्यों कर दिया जाता है? तो इसलिए कर दिया जाता है ताकि आपके जो ईडी करंट लॉसेज होंगे, अगर वो एक पूरा एक ठोस होगा तो उसमें ईडी करंट लॉसेज आपके बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर आप उसको सेपरेटली एक एक को लेमिनेट कर देंगे और तब उसको आप प्रयोग करेंगे तो आपके एडी करंट लॉसेज बहुत हद तक कम हो जाते हैं। तो ये जो है आपका ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, ईडी करंट लॉस को कम करने के लिए। 22वां प्रश्न है, वाई आर्मेचर रेजिस्टेंस ऑफ ए डीसी जनरेटर इज वेरी लो, यानी कि डीसी जनरेटर का आर्मेचर रेजिस्टेंस को बहुत कम क्यों रखा जाता है? तो ये तो आप लोग जानते ही होंगे कि रेजिस्टेंस आपका जितना ज़्यादा होगा आपका वोल्टेज ड्रॉप भी उतना ज़्यादा होगा। आपको पता होगा जो वोल्टेज ड्रॉप होता है वो करंट इंटू रेजिस्टेंस के बराबर होता है। तो जैसे जैसे आपका रेजिस्टेंस बढ़ेगा या रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध बढ़ेगा, आपका वोल्टेज ड्रॉप भी बढ़ता जाएगा। तो आपको वोल्टेज ड्रॉप को कम रखना है तो आप रेजिस्टेंस को भी कम रखेंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप जो होता है उसको कम करने के लिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे ऑप्शन से आपका ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, रिड्यूस आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप, यानी कि आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप को कम करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। 23वां प्रश्न है, डीसी जनरेटर को घड़ी दिशा में ही क्यों चलाना चाहिए, यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही क्यों चलाना चाहिए? देखिए, अगर आप इसको एंटी क्लॉकवाइज चलाते हैं तो उसमें जो अवशिष्ट चुंबकत्व होता है वो आपका खत्म हो जाएगा, तो फिर आपका अवशिष्ट चुंबकत्व खत्म हो जाएगा। और अगर वो सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर है तो फिर उसमें आपका वोल्टेज निर्माण नहीं हो पाएगा, यानी कि आप वोल्टेज जनरेट नहीं कर पाएंगे। और आप उसको उल्टी दिशा में चला देते हैं तो आपका वोल्टेज जनरेट होना बंद हो जाता है। तो इसीलिए डीसी जनरेटर को घड़ी की दिशा में ही चलाया जाता है, यानी कि क्लॉकवाइज ही चलाया जाता है। एंटी क्लॉकवाइज चलाने पर आपका जो है उसका अवशिष्ट चुंबकत्व खत्म हो जाता है, और अवशिष्ट चुंबकत्व खत्म हो जाने का आपका वोल्टेज जनरेट नहीं हो पाता है। तो ऑप्शन ए है प्रोटेक्ट ब्रशेस फ्रॉम डैमेज, यानी ब्रश को नुकसान से बचाने के लिए, गलत है। प्रोटेक्ट द रेसिडुअल मैग्नेटिज्म, यानी अवशिष्ट चुंबकत्व की रक्षा करने के लिए, सही है, यानी कि यहाँ पे आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 24वां प्रश्न है कि आपके कंपनसेटिंग वाइंडिंग जो है वो बड़े डीसी जनरेटर में क्यों लगाया जाता है? तो कंपनसेटिंग वाइंडिंग को बड़े डीसी जनरेटर में इसलिए लगाया जाता है, जो आपका आर्मेचर रिएक्शन का जो इफेक्ट होता है उस इफेक्ट को आपको समाप्त किया जा सके, यानी कि न्यूट्रलाइज किया जा सके। इसलिए आपका बड़े डीसी जनरेटरों में कंपनसेटिंग वाइंडिंग का प्रयोग किया जाता है। तो आपका ऑप्शन देख लेते हैं, कनेक्ट मोर लोड, अधिक लोड कनेक्ट करने के लिए, नहीं। कम्यूटेशन प्रभाव को कम करने के लिए, नहीं, इसके लिए भी नहीं। तो फिर ऑप्शन सी देखते हैं, न्यूट्रलाइज आर्मेचर रिएक्शन इफेक्ट, यानी कि आर्मेचर रिएक्शन को कम करने के लिए या फिर उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। इससे 25वां प्रश्न देख लेते हैं, डीसी जनरेटर का वोल्टेज निर्माण करने में विफल होने का कारण क्या है? तो देखिए इसका ऑप्शन से देख लेते हैं, ढीले ब्रश संयोजन, अगर ढीले होंगे तब भी आपका वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा होगा, लेकिन वो ईएमएफ जनरेट करने में विफल नहीं होगा, वो ईएमएफ जनरेट कर लेगा। तो ये आपका ऑप्शन एक गलत हो जाएगा। आर्मेचर प्रतिरोध अधिक है, अगर आपका आर्मेचर प्रतिरोध अधिक है तो फिर वही बात, आपका वोल्टेज ड्रॉप अधिक होगा लेकिन ईएमएफ आपका जनरेट हो जाती है, आपका गलत है। फील्ड प्रतिरोध क्रांतिक प्रतिरोध से ऊपर है, तो ये आपका सही जवाब हो जाएगा। अब यहाँ पे आप लोगों को समझना है कि यहाँ क्रिटिकल रेजिस्टेंस क्या होता है। उससे पहले आप लोग समझना है कि क्रिटिकल क्या होता है। क्रिटिकल रेजिस्टेंस समझने से पहले आप लोग क्रिटिकल समझ लीजिए। देखिए क्रिटिकल होता ये है कि कोई भी सिचुएशन हो, मैं केवल जनरेटर की बात नहीं कर रहा हूँ, आपके फिजिक्स में या फिर कहीं भी आपका क्रिटिकल का मतलब ये होता है कि जो हो रहा हो उससे अलग चीज़ होने लग जाए, उसको क्रिटिकल बोला जाता है। यानी कि अब तक आपका ईएमएफ जनरेट हो रहा है तो ईएमएफ जनरेट नहीं होगा, यानी कि उससे अलग होने लग गया, तो उस कंडीशन को बोला जाता है क्रिटिकल। तो यहाँ पे देखिए, अगर आपको उसका रेजिस्टेंस इतना बढ़ाते जाएं, फील्ड रेजिस्टेंस को इतना आप बढ़ाते जाएं कि वो जो है एक इसी स्थिति का मान से अधिक हो जाए कि जो आपका आउटपुट है वो आपका मतलब आप ईएमएफ बन ही ना पाए, तो उसको बोला जाता है क्रिटिकल रेजिस्टेंस, यानी फील्ड प्रतिरोध क्रांतिक प्रतिरोध से ऊपर है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो 26वां प्रश्न है, व्हाट इज द नेम ऑफ जनरेटर इफ इट्स फील्ड कनेक्टेड इन पैरेलल विथ आर्मेचर?
तो ये भी मैंने अभी आप लोगों को बताया है कि उसको बोला जाता है आप लोगों का शंट जनरेटर। जनरेटर का नाम क्या है? यदि इसका क्षेत्र आर्मेचर के समानांतर में जुड़ा हुआ है तो आपका ये जो आर्मेचर होगा इसके समानांतर में अगर आप जोड़ते हैं तो समानांतर में आप लोगों को पता है शंट वाइंडिंग जुड़ता है, तो ये आपका शंट जनरेटर हो जाएगा। यहाँ पे आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 27वां प्रश्न है, डीसी जनरेटर में पोल शू का उद्देश्य क्या है? तो देखिए, डीसी जनरेटर में पोल शू जो होता है वो इसलिए लगाया जाता है ताकि आपका जो उसमें एयर गैप हो वो हर जगह समान हो और आपका जो फ्लक्स हो वो हर जगह समान रूप से फैल जाए। तो यहाँ पे ऑप्शन डी आप लोगों का सही हो जाएगा। 27वां का डी ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। 28वां प्रश्न है, डीसी जनरेटर में स्प्लिट रिंग का क्या कार्य है? तो देखिए, डीसी जनरेटर का कार्य में स्प्लिट रिंग का कार्य ये होता है, जैसे वो हाफ राउंड वो घूमेगा तो वो जो स्प्लिट रिंग हो वो अपना डायरेक्शन चेंज कर लेता है। जैसे डायरेक्शन चेंज करता है तो फिर आपका जो आउटपुट है वो हमेशा एक ही डायरेक्शन मिलता है, यानी कि आप लोगों को एक ही डायरेक्शन में आउटपुट मिलता है, यानी कि आपको डीसी आउटपुट मिलता है। इसलिए स्प्लिट रिंग का प्रयोग किया जाता है। तो निरंतर वोल्टेज बनाए रखने के लिए तो इसका प्रयोग निरंतर वोल्टेज बनाए रखने के लिए नहीं किया जाता है। दूसरा देख लेते हैं, धारा को एक दिशा में एकत्र करने के लिए। तो हाँ, धारा को एक दिशा में वो एकत्र करता है, यानी कि यूनि डायरेक्शनली वो करंट को एकत्र करता है। तो आपका ऑप्शन भी यहाँ पे सही हो जाएगा। 29वां प्रश्न है, विच मटेरियल इज यूज टू मेक ब्रश इन जनरेटर? यानी कि जनरेटर में आपको ब्रश बनाने के लिए किस मटेरियल का यूज किया जाता है? तो देखिए, जनरेटर में आप लोगों का कार्बन का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि कार्बन जो है जल्दी घिसता नहीं है, और उसके साथ साथ ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ग्रेफाइट जो है वो अच्छा चालक होता है। तो कार्बन और ग्रेफाइट का मिश्रण आपका प्रयोग किया जाता है, यानी कि यहाँ से आप ऑप्शन देखेंगे ब्रश बनाने के लिए आपका ऑप्शन भी सही हो जाएगा। कार्बन और ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है ब्रश बनाने के लिए। 30वां प्रश्न है, वाई डीसी जनरेटर आर लूजिंग देयर रेसिडुअल मैग्नेटिज्म? यानी कि डीसी जनरेटर का जो अवशिष्ट चुंबकत्व वो क्यों खो देता है? तो इसका सिंपल सा कारण है कि वो इसलिए खो देते हैं क्योंकि आपने जो है जनरेटर को या तो उल्टी दिशा में चला दिया है या फिर बहुत समय तक, लंबे समय तक आपने उसको जो है ऑफ कंडीशन में रखा हुआ है, यानी कि उसको आपने फिर कभी स्टार्ट नहीं किया है। तो लोड में शॉर्ट सर्किट के कारण नहीं, रनिंग विदाउट लोड यानी बिना लोड के चलाने के कारण नहीं, बिना रुके चलाने के कारण यानी कि लगातार आप इसे चलाते जा रहे हैं इस कारण, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। तो फिर ऑप्शन डी क्या है? चेंज द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन वेरी ऑफ्टन, यानी कि आप जो उसके रोटेशन का डायरेक्शन जो है उसको अगर आपने चेंज किया है तो इस कंडीशन में आपका अवशिष्ट चुंबकत्व तो समाप्त हो जाता है। ये क्वेश्चन एक बार पहले भी आया हुआ था, इसी में ये दोबारा से आ रहा है, तो मैं फिर आप लोग को बता दे रहा हूँ। यहाँ पे आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 31वां प्रश्न है, एक जनरेटर में योक और ध्रुव के मध्य से चुंबकीय सर्किट कैसे पूरा होता है? तो जो आपका चुंबकीय सर्किट जो है वो आपके आर्मेचर कोर से पूरा होता है, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। 32वां प्रश्न है, वाई द टर्मिनल वोल्टेज डिक्रीज इफ लोड इंक्रीज इन डीसी शंट जनरेटर? यानी कि आपका जो डीसी शंट जनरेटर है उसमें लोड बढ़ाने पे आपका जो टर्मिनल वोल्टेज है वो कम क्यों हो जाता है? तो कम इसलिए हो जाता है क्योंकि आर्मेचर रिएक्शन इफेक्ट के कारण, आर्मेचर रिएक्शन इफेक्ट के कारण आपका जो है टर्मिनल वोल्टेज कम हो जाता है जैसे जैसे आप उस पर लोड बढ़ाते जाते हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, आर्मेचर रिएक्शन इफेक्ट के कारण। 33वां प्रश्न है, लंबी दूरी की वितरण लाइनों के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का प्रयोग किया जाता है? यानी कि आपको ज़्यादा दूरी तक आपका जो है डीसी सप्लाई पहुंचाना है डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, तो उसके लिए आपका प्रयोग किया जाता है कंपाउंड जनरेटर। कंपाउंड जनरेटर में आपका क्यूमुलेटिव कंपाउंड जनरेटर प्रयोग किया जाता है, यानी संचयी यौगिक जनरेटर का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि यहाँ पे आ गया है शंट जनरेटर, सीरीज जनरेटर और डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर। तो इनके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। तो शंट जनरेटर का प्रयोग वहाँ पे किया जाता है जहाँ पे आपको स्थिर वोल्टेज की आवश्यकता होती है। स्थिर वोल्टेज यानी कि अगर आपको बैटरी चार्ज करना हो तो बैटरी चार्जिंग में, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में, यहाँ पे आप लोग को स्थिर डीसी वोल्टेज की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे आप लोग शंट जनरेटर का प्रयोग करेंगे। वैसे सीरीज जनरेटर का प्रयोग कहाँ करेंगे?
देखिए जो सीरीज जनरेटर होता है, डीसी सीरीज जनरेटर, इसका प्रयोग डिस्ट्रीब्यूशन बूस्टर में होता है। डिस्ट्रीब्यूशन बूस्टर, जब डीसी आपका डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा हो तो इसमें डीसी डिस्ट्रीब्यूशन बूस्टर के लिए आपका सीरीज जनरेटर का प्रयोग किया जाता है। और जो डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर है, इसका प्रयोग आप लोग करते हैं आर्क वेल्डिंग के लिए। आर्क वेल्डिंग यानी कि जहाँ पे आप लोगों को बहुत ज़्यादा करंट की आवश्यकता होती है, आर्क वेल्डिंग में बहुत हैवी करंट की आवश्यकता होती है, तो यहाँ पे आप लोग डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर का प्रयोग करते हैं। 34वां प्रश्न है, विच मेथड इज यूज्ड टू इम्प्रूव द इंसुलेशन रेजिस्टेंस इन डीसी जनरेटर। यानी डीसी जनरेटर में इंसुलेशन रेजिस्टेंस को बहुत अच्छा बनाने के लिए उसको क्या किया जाता है। तो देखिए डीसी जनरेटर में इंसुलेशन रेजिस्टेंस को अच्छा बनाने के लिए उसको में जो है गर्म हवा के झोंके दिए जाते हैं। तो गर्म हवा के झोंके दिए जाते हैं, तो ऑप्शन देख लिया जाए। देखिए ऑप्शन डी, ब्लोइंग हॉट एयर इन द मशीन ड्यूरिंग मेंटेनेंस। यानी कि रख रखाव के समय आप उसमें गर्म हवा का ब्लोइंग करेंगे तो आपका जो है रेजिस्टेंस सही बना रहेगा। 35वां प्रश्न है, विच टाइप ऑफ डीसी जनरेटर वर्क्स इन अब्सेंस ऑफ रेसिडुअल मैग्नेटिज्म। तो ये तो बहुत ईजी प्रश्न है। यानी कि अगर आपका अवशिष्ट चुंबकत्व तो समाप्त हो गया है, तब भी आपका कौन सा जनरेटर वर्क करेगा। तो वही जनरेटर वर्क करेगा जिसमें आप बाहर से आप उसको एक्साइटेड करते हो, बाहर से एक्साइटेड करते हो, यानी कि आपका यहाँ पे हो जाएगा शंट जनरेटर नहीं, सीरीज जनरेटर ये भी नहीं। अगला प्रश्न है कंपाउंड जनरेटर, ये भी नहीं। सेपरेटली एक्साइटेड यानी कि अलग से, तो ये आपका ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। 36वां प्रश्न है, आर्क वेल्डिंग के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का प्रयोग किया जाता है। तो ये तो मैंने अभी आप लोगों को बताया है, आर्क वेल्डिंग में हैवी करंट की आवश्यकता होती है, तो इसके लिए डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर का प्रयोग किया जाता है। और अभी मैंने शंट जनरेटर भी बताया, सीरीज जनरेटर भी बताया। शंट जनरेटर का प्रयोग आपका स्थिर वोल्टेज के लिए किया जाता है, जहाँ पे बैटरी चार्जिंग हो गया, फिर इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो गया। वैसे सीरीज जनरेटर का प्रयोग डीसी सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन बूस्टर में किया जाता है, ये मैंने अभी आप लोगों को बताया है। 37वां प्रश्न है, डीसी जनरेटर में वेव वाइंडिंग की विशेषता क्या है। यानी कि वेव वाइंडिंग पूछा जा रहा है डीसी जनरेटर में। तो डीसी जनरेटर में वेव वाइंडिंग जो होता है वो लो करंट और हाई वोल्टेज होता है, जिसे LCH भी बोला जाता है, लो करंट हाई वोल्टेज। तो यहाँ पे आप ऑप्शन देखिए, यहाँ पे आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। डीसी जनरेटर में वेव वाइंडिंग आपका पूछा गया है, तो वेव वाइंडिंग होता है आपका लो करंट हाई वोल्टेज। 38वां प्रश्न है, डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर संयोजन में प्रयुक्त प्रतिरोध तार का उद्देश्य क्या है। यहाँ पे देखिए ये जो आपका रेजिस्टेंस वायर यूज किया गया है, इसका पूछा जा रहा है कि इसका प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग किया जाता है ताकि आपका जो सप्लाई है उसको स्मूथली जो है रोटेट किया जा सके। तो नेट वोल्टेज बनाए रखने के लिए नहीं, शून्य इस न्यूलिफाइंग स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ ये भी नहीं, स्थैतिक रूप से प्रेरित ईएमएफ बढ़ाना ये भी नहीं। तो फिर यहाँ आपका ऑप्शन हो जाएगा 38वां डी, स्मूथ रिवर्सल ऑफ करंट डायरेक्शन, यानी धारा की दिशा को आसानी से बदलने के लिए। यहाँ पे आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 39वां प्रश्न है, डीसी जनरेटर में ठोस पोल शू का उपयोग किया जाता है। तो डीसी जनरेटर में ठोस पोल शू का प्रयोग जो है चुंबकीय पथ में रिलेक्टेंस जो होता है उसको कम करने के लिए, यानी कि यहाँ पे आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 40वां प्रश्न है, बड़ी क्षमता के डीसी जनरेटर में योक बनाने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है। यानी कि जो डीसी जनरेटर का बाहरी हिस्सा होता है जिसको योक बोला जाता है, जो मैंने अभी आप लोगों को दिखाया था, उसके लिए आप लोगों का रोलेड स्टील का प्रयोग किया जाता है। 41वां प्रश्न है, डीसी जनरेटर में स्प्लिट रिंग का प्रयोग किया होता है। तो स्प्लिट रिंग इसलिए प्रयोग किया जाता है ताकि आपका जो आउटपुट है वो आउटपुट आप लोगों का एक ही दिशा में बना रहे। स्प्लिट रिंग ये भी मैंने आप लोगों को बताया था कि वो जो है हर हाफ राउंड में अपना डायरेक्शन चेंज कर लेता है, और डायरेक्शन चेंज करने का कारण आपका आउटपुट हमेशा एक ही दिशा में मिलता रहता है। इस कारण आपका जो है डीसी सप्लाई आपको आउटपुट में प्राप्त होता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 42वां प्रश्न है, डीसी जनरेटर में किस प्रकार का वोल्टेज गतिशील रूप से प्रेरित होता है। तो
डीसी जनरेटर में किस प्रकार वोल्टेज गतिशील रूप से प्रेरित होता है, तो इसमें जो है आपका अल्टरनेटिंग वोल्टेज गतिशील रूप से प्रेरित होता है। इसके लिए आप लोगों का ऑप्शन सी। 43वां प्रश्न है, एक्स ग्रुप में चिन्हित स्लॉट का क्या उद्देश्य है, यानी कि ये जो स्लॉट बना हुआ है इसका क्या उद्देश्य है, यानी कि ये किस लिए बना होता है। तो इसलिए बना होता है ताकि के वे को ठीक प्रकार से फिक्स किया जा सके। इसको की वे बोला जाता है, की वे भी मैंने इसके बारे में आप लोगों को विस्तार से बताया था। इसका पूरा नाम क्या होता है, इसका पूरा नाम होता है लेमिनेटेड कोर। अभी कुछ देर पहले ये प्रश्न आया हुआ था, इसी में से ये प्रश्न फिर से आ रहा है कि इस बार इसको पूछ लिया, उस बार जो है आपका दूसरा प्रश्न था। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, टू फिक्स द के वे, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। 44वां प्रश्न है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ फील्ड कॉइल्स इन डीसी जनरेटर, यानी डीसी जनरेटर में आपका फील्ड कॉइल का क्या उद्देश्य है। तो फील्ड कॉइल का उद्देश्य ये होता है कि जो आपके ध्रुव होते हैं उनके कुंडली फ्लक्स के निर्माण के लिए। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, टू मैग्नेटाइज द पोल्स टू प्रोड्यूस कॉइल फ्लक्स, ध्रुवों की चुंबकित करने के लिए कुंडली फ्लक्स का निर्माण। 45वां प्रश्न है, विच मेटल इज यूज टू मेक पोल कोर ऑफ लार्ज डीसी जनरेटर, यानी कि जो डीसी जनरेटर के पोल कोर बनाने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है। तो पोल कोर बनाने के लिए आप लोगों का कास्ट स्टील, जिसको हिंदी में ढलवा इस्पात बोला जाता है या फिर ढलवा स्टील बोला जाता है, आप लोगों को इस आपके धातु का प्रयोग किया जाता है कास्ट स्टील का। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 46वां प्रश्न है, वाई द पोल कोर स्टैंपिंग आर लेमिनेटेड इन डीसी जनरेटर। तो पूछा जा रहा है कि डीसी जनरेटर में जो पोल कोर होते हैं वो लेमिनेटेड क्यों होते हैं। तो इसलिए होते हैं ताकि आप लोगों का ईडी करंट लॉस कम हो सके। ये प्रश्न आप लोगों को दोबारा आ गया है, ये प्रश्न एक बार मैंने आप लोगों को पहले भी इसी वीडियो में कराया है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 47वां प्रश्न है, विच टाइप ऑफ डीसी जनरेटर इज यूज्ड फॉर इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस। ये प्रश्न आपका तो पहली बार आया, लेकिन इसको मैं आप लोगों को 2 बार बता चुका हूँ इसी प्रश्न में। तो इसके लिए आप लोगों का शंट जनरेटर प्रयोग करते हैं। 48वां प्रश्न है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ कंपनसेटिंग वाइंडिंग इन डीसी जनरेटर, यानी डीसी जनरेटर में कंपनसेटिंग वाइंडिंग का क्या यूज होता है। तो कंपनसेटिंग वाइंडिंग का इसलिए प्रयोग किया जाता है कि जो आपका डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट होता है उसको न्यूट्रलाइज किया जा सके, यानी कि डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट को समाप्त किया जा सके, उसके लिए आप लोगों को कंपनसेटिंग वाइंडिंग का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ आप देखिए, यहाँ पे आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, न्यूट्रलाइजिंग द डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट, ऑप्शन सी यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। 49वां प्रश्न है, व्हाट इज द इफेक्ट इफ द शंट फील्ड रेजिस्टेंस इज अबव क्रिटिकल रेजिस्टेंस वैल्यू इन ए डीसी जनरेटर। देखिए ये प्रश्न आपका दोबारा आ चुका है, लेकिन ये जो पहले पूछा गया था वो दूसरी तरह से पूछा गया था, लेकिन फिर इसी प्रश्न को घुमा कर पूछ लिया गया है कि अगर आपका शंट फील्ड प्रतिरोधक जो है वो क्रांतिकल प्रतिरोध मान से अगर ऊपर हो जाता है तो क्या होगा। तो क्या होगा, आपका आउटपुट वोल्टेज नहीं प्राप्त होगा, यानी कि आपका जो ईएमएफ है वो जनरेट नहीं होगा, ईएमएफ विल नॉट बी प्रोड्यूस्ड। ठीक है, तो आपका ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी आउटपुट वोल्टेज एबव नॉर्मल, तो ये तो बिल्कुल उत्पन्न ही नहीं होगा, तो ये तो गलत है। जनरेट फेल्स टू बिल्ड अप वोल्टेज, ये सही हो जाएगा, जनरेटर जो है वोल्टेज बनाने में सक्षम नहीं होगा, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और जनरेटर बिल्ड्स अप वोल्टेज नॉर्मली, तो ये गलत हो जाएगा। 50वां प्रश्न है, डीसी जनरेटर में आर्मेचर प्रतिक्रिया का प्रभाव क्या है। तो डीसी जनरेटर में आर्मेचर प्रतिक्रिया का यानी कि जो आर्मेचर रिएक्शन होता है उससे आपका जो है आउटपुट वोल्टेज कम हो जाता है, यानी कि जो आउटपुट वोल्टेज है वो डिक्रीज करता है आपका आर्मेचर रिएक्शन के कारण। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, आउटपुट वोल्टेज डिक्रीजेज, यानी कि आउटपुट वोल्टेज आपका कम हो जाता है। 51 प्रश्न है, कैलकुलेट द ईएमएफ जनरेटेड इन ए 4-पोल डीसी जनरेटर विथ सिंप्लेक्स वेव वाउंड आर्मेचर हैज 10-20 कंडक्टर एंड ड्राइवन एट ए स्पीड ऑफ 1500 rpm. The flux
पर पोल इज 0.007 वेबर्स। ओके, तो यहाँ पे आपको दे रखा है वेव वाइंडिंग है और आपके पोल दे रखे हैं 4, P = 4, तो आपका वेव वाइंडिंग है तो E = आपका 2 हो जाएगा, ये आप लोगों को पता होगा। जेड आप लोगों का दे रखा है 1020, यन आप लोग को दे रखा है 1500 और फाई का मान आप लोग को दे रखा है 0.007 वेबर। ओके, तो अब आप लोगों से पूछ रहा है ईएमएफ, यानी कि ई पूछा गया है, तो आप लोग का ई हो जाएगा 5PN/Z/60A। तो इसको आप लोग सॉल्व कीजिए, तो इसको मैं सॉल्व करता हूँ। तो इसको सॉल्व करने पर आ रहा है 357 वोल्ट, 357 वोल्टेज, यानी कि यहाँ पे आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगर आप लोग समझ में ना आया हो तो आप इसे दोबारा देख सकते हैं, मैंने जो फार्मूला बताया उसी फार्मूले पर आपका ये प्रश्न का आंसर आ जाएगा। 52 प्रश्न है, हाउ द इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन कैन बी न्यूट्रलाइज इन लार्ज डीसी जनरेटर, यानी कि एक डीसी जनरेटर है उसमें आर्मेचर रिएक्शन को कैसे आपका न्यूट्रलाइज किया जा सकता है। तो ये प्रश्न तो अभी आ चुका है, लेकिन वो प्रश्न दूसरी तरह से आया था, उसमें पूछा था कंपनसेटिंग वाइंडिंग का क्या उपयोग है, और इसमें पूछ लिया है कि आर्मेचर रिएक्शन को कैसे बेअसर किया जाता है। तो बिल्कुल उसमें आपका कंपनसेटिंग वाइंडिंग पूछा जाता है, यहाँ पे आपका आंसर ही कंपनसेटिंग वाइंडिंग हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। 52 का ए आंसर सही है। 53 क्वेश्चन है, व्हाट इज द इफेक्ट इन डीसी जनरेटर इफ इट केप्ट आइडियल फॉर लॉन्ग टाइम, यानी कि अगर आपका एक डीसी जनरेटर है उसको अगर लंबे समय तक बंद रखा जाए तो फिर क्या होगा। देखिए, अगर आप उसको लंबे समय तक बंद रखेंगे तो वो जो है ईएमएफ जनरेट करना बंद कर देगा, यानी कि वो जो है जब आप उसको लंबे समय तक बंद किए रहेंगे तो वो जो है ईएमएफ नहीं बना पाएगा। और ईएमएफ क्यों नहीं बना पाएगा, क्योंकि उसका जो अवशिष्ट चुंबकत्व होता है वो आपका समाप्त हो जाता है, तो उसको आपको एक बार एक्साइटेड करना पड़ता है। जब एक बार आप उसको एक्साइटेड कर देते हैं फिर वो आपका ईएमएफ बनाना शुरू कर देता है। तो इसमें ऑप्शन देखते हैं, फील्ड कॉइल रेजिस्टेंस इंक्रीज, यानी कि आपका जो फील्ड कॉइल का रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। तो ऐसा तो कभी नहीं होता है कि आप किसी को कहीं रख दे तो उसका रेजिस्टेंस अपने आप बढ़ जाती है, ये आपका गलत हो जाएगा। आर्मेचर रेजिस्टेंस इंक्रीज है, तो आर्मेचर रेजिस्टेंस आप रखे रखे कैसे बढ़ जाएगा, ये तो संभव ही नहीं है। इंक्रीज द आर्मेचर रिएक्शन, यानी कि जो आपका आर्मेचर रिएक्शन होता है जिसका आपका वोल्टेज ड्रॉप जो है ज़्यादा होता है आउटपुट में, वो आपका हो जाएगा, तो ये आपका गलत है। लॉजेज इन रेसिडुअल मैग्नेटिज्म, यानी कि अपने अवशिष्ट चुंबकत्व को खो देता है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी कि वो अपने अवशिष्ट चुंबकत्व को खो देगा तो आपका जो है वो जो है ईएमएफ जनरेट नहीं कर पाएगा। 54 प्रश्न है, कैलकुलेट द इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑफ 4 पोल डायनामो हैविंग 1000 RPM लैप वाउंड and total number of conductor is 600, the flux per pole is 0.064 वेबर। ओके, तो यहाँ पे आप लोगों को ईएमएफ निकालना है जिसमें आपका लैंप फाउंड किया गया, तो इसमें क्या क्या दिया गया है वो आप पहले नोट कर लीजिए। आप लोगों को पी दिया गया है 4 और लैंप फाउंड है, तो आपका ए जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपके पी के बराबर, यानी कि आपका ए भी हो जाएगा 4। आप लोगों का स्पीड दे रखा है यन जो है 1000। ओके, आप लोगों को जेड दे रखा है 600 और आप लोग 5 दे रखा है 0.064 वेबर। ठीक है, अब आप लोगों से पूछा जा रहा है ई इक्वल क्या होगा, तो ई इक्वल हो जाएगा, आप लोग फार्मूला याद हो गया अब तक, इस पर मैंने अब लगभग 3 सवाल, ये शायद तीसरा सवाल है इस सूत्र पे, डिवाइडेड बाई 60 है, तो इसको आप लोग फाई की जगह पे, पी की जगह पे, एन की जगह पे, जेड की जगह पे इसको आप वैल्यू रखिए और वैल्यू रख करके इसको सॉल्व कीजिए। मैं इसको सॉल्व करता हूँ, एक मिनट। इसको सॉल्व करने पे 640 वोल्ट आ रहा है, यानी कि आपका जो ईएमएफ हो जाएगा ई इक्वल आपका 640 वोल्ट, यानी कि ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन डी इक्वल डी जो है वो करेक्ट है। 55 प्रश्न है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ
इफ द मेन फील्ड फ्लक्स गेट डिस्टोर्टेड इन डीसी जनरेटर, यदि मुख्य क्षेत्र का प्रवाह डीसी जनरेटर में विकृत हो जाए तो प्रेरित ईएमएफ पे क्या प्रभाव पड़ता है। तो जो प्रेरित ईएमएफ है, यदि आप उसका जो मेन फील्ड है वही आपका जो है डैमेज हो जाता है तो आपका क्या होगा, जो आपका ईएमएफ है वो घट जाता है, यानी कि आपका ईएमएफ कम प्राप्त होता है। तो ऑप्शन देखते हैं, ईएमएफ इंक्रीजेज, ईएमएफ बढ़ता है तो वो तो घटता है, ऑप्शन है गलत। ईएमएफ डिक्रीजेज, तो ये सही हो जाएगा, यानी कि आपका ऑप्शन भी सही हो जाएगा। 56 देखते हैं, डीसी जनरेटर के ब्रश में भारी स्पार्किंग का क्या कारण है। तो डीसी जनरेटर में भारी स्पार्किंग का कारण फील्ड वाइंडिंग में शॉर्ट सर्किट के कारण स्पार्किंग तो नहीं होगा। आर्मेचर वाइंडिंग में शॉर्ट सर्किट इसके कारण भी नहीं होगा। एमएनए और जीएनए पोजीशन चेंज, तो इसके कारण आपका बहुत ज़्यादा जो है आपका स्पार्किंग होता है, यानी कि आप लोगों को वहाँ पे चिंगारी देखने को मिलती है, वहाँ पे आपको गर्म हो जाता है। टू मच स्प्रिंग टेंशन एट ब्रश ग्रुप में बहुत अधिक स्प्रिंग तनाव, तो इसकी वजह से भी स्पार्किंग नहीं होती है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी कि आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को डीसी जनरेटर के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में आते हैं वो मैंने आप लोगों को करा दिए। इसी तरह आप तैयारी करते रहिए और आपका कोई भी डाउट हो तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर संपर्क कर